नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास सारवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटी में भाग 2 कंप्लीट कर लिया था, अब पढ़ेंगे हम लोग भाग 3, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार किस लिए बनाए गए कि हमारे समाज में विकास हो सके, मानवीय मूल्यों का विकास हो चुके। ठीक है ना। चलिए तो जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। अच्छा, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द आया कहाँ से, बोला क्यों जाता, चलिए जानते हैं। ब्रिटेन के एक सम्राट थे। कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट एक थे जॉन। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपनी एक पुस्तक में मौलिक अधिकार की बात की। कब की थी? देखिए, कहीं कहीं आपको 1215 मिलेगा और कहीं कहीं 1225 भी मिलेगा। ठीक है ना। 2 डेटें कभी कभी मिल जाती हैं आपको। तो और इसमें बात किसकी करी गई थी? ब्रिटिश जनता की। ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु तब इन्होंने क्या बोला? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर दिया था। मतलब उनकी जो जनता के प्रति जो उनके अधिकार थे, तो सबसे पहले सम्राट जॉन ने 1215 है दोस्तों, कहीं कहीं 1225 भी मिलता है कहीं कहीं, ठीक है ना, तब उन्होंने ये चीज़ें लिखी थी। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए थे। लिए कहाँ से गए थे? अमेरिका से। इसमें 70% जो भाग हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से मिला गया। ठीक है। कहाँ से? 70% भाग भारत शासन का, जो 70% जो भाग हैं, मतलब प्रभावित चीज़ें हैं, वो 1935 भारत शासन अधिनियम से हैं। लेकिन भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है, बस उससे प्रभावित है 70%। वहाँ पे जो रूल थे वही रूल आपको मौलिक अधिकार में देखने के लिए आपको मिलते हैं। चलिए, अब अनुच्छेद 12 में क्या है? बहुत मतलब कहते हैं कि अनुच्छेद 12 कोई पूछता भी नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 14 से शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसमें क्या होता है। इसमें राज्य का अभिप्राय स्पष्ट किया गया है। ठीक है। जिसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख है। निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख है। किस किस चीज़ का? भारतीय सरकार एवं संसद का है, प्रत्येक राज्यों की विधायिकाएं एवं सरकार का उल्लेख है, सभी प्रकार के स्थानीय शासन का उल्लेख है और अन्य संस्थाओं का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में 13 क्या कहता है? 13 में क्या है? विधि शब्द की व्याख्या है। विधि शब्द की, जिसके अनुसार यदि मूल अधिकारों एवं संविधान के निर्माण के पहले की विधियों पूर्व संवैधानिक विधि के बीच टकराव होता है, इसका उल्लेख आपको 13 मिलेगा। तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेते हैं। पूर्व संवैधानिक विधि है वो इस चीज़ को ढक लेते हैं, जिसे न्यायपालिका के आच्छादन का सिद्धांत कहा। क्या कहते हैं? न्यायपालिका का आच्छादन का सिद्धांत। अब मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं? ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार कितने थे? अपने 7 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 7 भागों में। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो किसमें बदल दिया? संपत्ति का अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार में बदल दिया। अब जब कानूनी अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार तो रहा नहीं, तो फिर अब कितने भाग रह गए अपने पास? 6 भाग रह गए। ठीक है ना। अब 6 भाग कौन से होते हैं? तो देखिए 6 भाग की ये हैं। पहला, समानता का अधिकार 14 से 18। कितना? समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर आते हैं शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता या धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है 25 से 28।
संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 32 ही एक ऐसा है जो मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती हैं वो यहीं से कहती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की इसे आत्मा की संज्ञा दी। किसकी? आत्मा की। किसने दी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आप पढ़ते हैं एक एक। सबसे पहले हैं समानता या समता का अधिकार 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समान अधिकार सभी का। विधि के समक्ष मतलब कानून के सामने आप कौन हो, बड़े हो छोटे हो, पद ऊंचा है पद नीचा है, धर्म जाति कोई भेदभाव नहीं, कानून के सामने हर चीज़ समान। इसे बोलते हैं समानता का अधिकार। और कहाँ से लिया गया ये? ब्रिटेन से। कहाँ से ये व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। क्यों? ब्रिटेन के कानून के सामने कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, समान जुर्म के लिए समान दंड। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान मतलब सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आपके जातिवाद पे या कैसे भी अगर आपका सरकारी स्कूल है तो हर कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। मंदिर है, जितने भी सरकारी स्थल हैं सरकारी जगह हैं वहाँ पे किसी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागीदारी बनेंगे। और ये चीज़ किस में बताई गई है? आर्टिकल 15 में। फिर आते हैं 16 में। 16 में क्या कहता है? लोक निर्वाचन मतलब कि लोक निर्वाचन सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा। दोस्तों कुछ समय आरक्षण की चर्चा। ये बात सही है कि पहले जो आरक्षण था वो जो नीचा वाला समाज था आरक्षण इसलिए दिया गया था कि उस आरक्षण से वो हम लोगों के लिए समान स्तर पर आ जाएं। ठीक है ना। तो उनके जो आरक्षण हैं आरक्षण की चर्चा कहाँ मिलती है? आर्टिकल 16 में। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। लोग कहते हैं नहीं कि हाँ ये नीची जात का है आ नहीं सकता ये नहीं, तो इन चीज़ों को जो छुआछूत है वो 17 में बंद कर दी। 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। लेकिन उपाधियों का मतलब ये नहीं है, उपाधियों का मतलब सीधी सी बात है समाज में अपने आप को कोई बड़ा ना समझे। अब जैसे कि सरकारी उपाधियाँ हुई जैसे कि कहाँ से गए सुरक्षा के लिए भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि ऐसी जी चीज़ें हैं, जैसे कि अपने राष्ट्रपति हैं, ऐसे कई पद हैं, टीचर हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसी उपाधियों का अंत ये अलग चीज़ है, लेकिन उपाधि दरअसल उसे बोलते हैं जो अपने ऊपर कोई हुकूमत ना चला सके। जैसे कि गांव के चौधरी बन के रहोगे तो सबको परेशान करो, हुकूमत चलाओगे, तो ऐसी उपाधियों का अंत किया गया। कहाँ पे? आर्टिकल 18 में। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब स्वतंत्रता किस किस चीज़ की है चलिए जानते हैं। पहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने की, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन तथा प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब आपको घूमने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है आपको आज़ादी है सरकार से सवाल जवाब करने की। ठीक है ना, ये आपकी पावर है। अगर सरकार आपके यहाँ पे कोई प्लान लेके आती है या कोई काम करती है आपकी सुविधा के लिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। सभा करने की, लेकिन सभा ऐसी होनी चाहिए शांतिपूर्वक और बिना हथियार के। संगठन बनाने की तो सभी को पता होगी। अगर संगठन ना बनता तो पार्टियां कैसे तैयार होती? एक संगठन से ही तो पार्टियां बनती हैं। संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता।
ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, चलिए संपत्ति का अधिकार, अभी मैंने बताया था 44वां संविधान संशोधन 1978 को ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से? 44वें संविधान 1978। अब कहाँ से रख दिया गया? 300 के काम है। कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है 300 का फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ से हटा के इस अनुच्छेद में रख दिया। अब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, भाई अगर भारतवासी हो, अपने जीवन यापन के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। अब आते हैं आर्टिकल 20। दोस्तों 20 और 21 ये एनी कंडीशन, चाहे कितना भी आपातकाल आ जाए, ये कभी निलंबित नहीं होते हैं। बाकी सारे निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, 20 में अच्छा, इसमें 3 तरीके की अपनी स्वतंत्रताएं मिलती हैं। पहली, एक गलती की एक सज़ा, एक गलती की एक सज़ा मिलेगी। दूसरी, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। देखिए, सज़ा तो आपको तब मिलेगी ना जब न्यायालय तुम्हें दोषी करार ठहरा दे, उससे पहले आप अपराधी नहीं हो। तो जैसे पता चला कि आपने 10 साल पहले कोई काम किया, तब उस समय की सज़ा कुछ अलग थी। ठीक है ना, लेकिन न्यायालय ने दोषी आपको 10 साल बाद करार दिया, तो आपको पहले ना कर गए, जो इस समय का कानून होगा उस हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। भाई अपराधी भी है लेकिन फिर भी संरक्षण उसे दिया जाएगा। अब 21 क्या कहता है? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब खान पान की स्वतंत्रता है आपको। आपका जो इच्छा हो खा सकते हो, अपने स्वस्थ जीवन के लिए जो प्रतिक्रियाएं होती हैं आप कर सकते हो। ठीक है, सुबह टहल सकते हो, घूम सकते हो, ऐसी कई चीज़ें हैं। अब अधिक धुआं देने वाले वाहन, अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर ये जोर है। ठीक है, जोर दिया गया है। अब जैसे कि आपको घूमने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा थोड़ी ना मुंह उठा के कहीं उठा के निकल गए बिना हेलमेट के, ऐसा भी नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है स्वतंत्रता और अधिकार। अधिकार, अपने मौलिक अधिकार वहाँ तक हैं जहाँ तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना पहुँचे। ठीक है ना, वहीं तक अपने लिमिटेड हैं। अब 21 का जो का है, 21 का इसमें क्या है? संविधान संशोधन हुआ था एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। मतलब 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन पे कोई पैसे नहीं लगेंगे, निःशुल्क उन्हें शिक्षा दी जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे, अनुच्छेद 22 में। अच्छा, इसमें 3 तरीका की तीन प्रकार की या 3 तरह की हम कहते हैं स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। ठीक है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण के कर दी है। अब अनुच्छेद 22 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसमें 3 प्रकार की कैसी स्वतंत्रता हैं कैदियों की। पहली बात, अगर व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जाते हो, अगर दरोगा जी आए थाने से हो, तुम्हें पकड़ के ले गए, गाली गलौज, हट चल, हाँ, तो पहले पूछ लो भाई किस बात के लिए ले जा रहे हो। आपका पूछने का अधिकार है, और बिना बताए आपको नहीं ले जा सकते, उन्हें बताना पड़ेगा, ये आपका पावर है। 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होता है उन लोगों को। जैसे मानो 24 घंटा दोस्तों वो नहीं कि आपको पकड़ा 10 बजे और थाने पहुंचे आप 12 बजे, तो 24 घंटे यहाँ से 10 से 10 हो गए, नहीं। आना और जाने का समय छोड़कर जब आप थाने में होते हो, पुलिस चौकी में होते हो, समय वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता। तो अब बहुत से लोग हैं बाहुबली, उन्होंने कहा पकड़ लो ले जाओ, अब प्रधान जी ने कह दिया उठा के ले गए, 4 दिन हो गए थाने में बंद, अच्छे से कुटाई चल रही है दनादन। अब हमें पता ही नहीं,
कि हमें तो 24 घंटे बाद न्यायालय में पेश भी होना है, लेकिन आपके कोई सुनवाई नहीं, तो आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार का सीधा मतलब आपका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट कर रही है। कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। गिरफ्तार वाले व्यक्ति को अपने हिसाब से वकील चुनने की स्वतंत्रता है। भाई अगर ऐसा ना हो कि वकील नहीं सरकारी ही मिलेगा या आपके मन मुताबिक ना मिलेगा, तो आपको लगता है कि अगर कोई विरोधी हुआ, जुगाड़ लगा दिया, ऐसा करो ये ना ये वाला कर दो, बैंड बजा के रख देगा तुम्हारी। समझ गए? तो ये भी अपनी ही पावर है कि हमारे हिसाब से ही हमें अपना वकील चुनने की आज़ादी है, अपराधी होने के बाद भी। अब करते हैं निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम, इसकी जो चर्चा है ना 22 के चौथे खंड में है। 22 के चौथे खंड में। ठीक है, इसमें क्या है? इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। अपराध करने से रोकना है, सजा देना ही काफ़ी नहीं, अपराध करने से भी रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद का मतलब क्या होता है? जेल भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। एक सीधी सी बात, एक लाइन में, नज़रबंद का मतलब है कि तुम्हें कोई नहीं दिखेगा, तुम्हें कोई नहीं देख सकता, उसे बोलते हैं नज़रबंद। अब हमें पता चला, जैसे कि कानून को पता चला, पुलिस को पता चला कि यहाँ पे दंगा होने वाला है और दंगे के मुखिया आप हैं, तो वो दंगे करने का इंतजार थोड़ी ना करें कि हाँ बैठे हैं, आओ लठ लेके आओ, चाकू लेके आओ, तलवार लेके आओ, जब तुम लड़ोगे तभी पकड़ेंगे। नहीं, जैसे ही उन्हें अगर ये पता चल गया कि आप यहाँ पे उपद्रव करने वाले हैं और इससे क्षति पहुँचेगी समाज में, तो बिना आपको बताए किस लिए, क्यों, आपको उठा ले जाएंगे। कहाँ रखेंगे नहीं पता, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा और अधिकतम 3 महीने तक। 3 महीने तक किसी को ना दिखोगे, क्या कर रहे हो, कहाँ मर रहे हो, कुछ नहीं पता। 3 महीने तक बंद। अब हो सकता है भाई ऐसे काम मत करना, शक के आधार पर पकड़ गए ना, तो हो सकता है पुलिस वाले, तो आप जानते ही हो, कुटाई बड़ा अच्छे से करते हैं, ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है। अब भारत में एक प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम, ठीक है, आइए जानते हैं, 1950 के। यह भारत का पहला निवारक अधिनियम था। कब लागू हुआ? 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसका निवारक अधिनियम जो पारित किया था, कब किया था? 1950 में। 22 साल बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। अब आते हैं मीशा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त किस लिए कर दिया गया? कि जब आपातकाल होता था, तो जिसकी सत्ता में सरकार होती थी और जैसे लग जाए कि हाँ ऐसी चीज़ हो रही है, वैसी चीज़ हो रही है, ये कर सकता है, मतलब उसे शक हो जाए, तुरंत गिरफ्तार का ऑर्डर दे दे, भाई गिरफ्तार करो, डालो। इससे क्या हुआ? मिसयूज होने लगा। जो सत्ता में होता था ना, जो विपक्षी नेता मिल गए, ठीक है आने तो सत्ता में, तो मीसा अधिनियम के तहत सबसे पहले वो उन्हीं को चिढ़ाते थे। सत्ता पे चढ़े, बस लिख के दे दिए, इन्हें उठाओ जेल में डालो, बिना कोई सवाल जवाब। तो इसका मिसयूज होने लगा, तो फिर क्या किया? इसे भी बंद कर दिया गया। लाया कब गया था? 1971 में। दुरुपयोग बहुत हुआ, तो 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर आते हैं रासू को, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये अभी तक चल रहा है। हम मतलब पुलिस वाले लोग जो एनकाउंटर करते हैं, वो इसी अधिनियम के तहत करते हैं। इसी नियम के तहत वो अभी तक चल रहा है। सबसे खतरनाक ऐसे ही बोलते हैं। 1980 में ये लाया गया था, 1980 में, और अभी तक लागू है। जैसे कि अभी विजय दुबे मंदिर के सामने सरेंडर किए थे, सोच रहे बच जाएंगे। अब बाबा तो बाबा हैं, 4 बार गाड़ी पलटाए, वे सड़क पे ठोक दिए।
कुछ किया? कुछ नहीं। अब आते हैं टाडा, इसे भी समाप्त कर दिया। ये आतंकवादी की तरफ से लाया गया था, आतंकवादियों के लिए। कब लाया गया था? 1985 में, आतंकवादी के विरुद्ध। इसका भी दुरुपयोग होने लगा। कैसा होने लगा? अब जिसके पास पावर होती थी, बस 2 लाइन लिख दी, हाँ फलाना फलाना आतंकवादी है, या आतंकवाद बढ़ा रहा है, गोली मार दो, जेल में डाल दो, आजीवन कारावास कर दो। तो इसका भी दुरुपयोग होने लगा। फिर क्या किया? मजबूरन 23 मई 1995 को इसे भी समाप्त कर दिया गया। 23 मई 1995 को इसे भी समाप्त कर दिया गया। सोचो, 85 में लाए, 95 में बंद, मतलब 10 साल में इतना दुरुपयोग हुआ कि इसे मजबूरन संसद को बंद ही करना पड़ा। पोटा, ये भी एक आया था, क्या किया? इसको भी भाई समाप्त करना पड़ा, कि इसका भी दुरुपयोग होने लगा। कब किया गया था? 2004 में। आया कब था? 2001 में। 3 साल में ही समाप्त। इसका भी दुरुपयोग होने, ये बना ही था आतंकवादी पर लगाने के लिए। तो वही बात, आतंकवादी फिर वो घोषित बताने लगे कि हाँ ये है वो, तो उसका भी होने लगा। अब शोषण के विरुद्ध 23 से 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? सबसे पहले तो बलात्श्रम, मतलब जबरदस्ती काम करवाना। जबरदस्ती काम करवाना ये कानूनन अपराध है। आप किसी पे भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। और हो कोई सनकी तो एक बार करवा के देख लेना काम नाई से, कि नहीं बाल काटने पड़ेंगे, फिर देखो बाल कटे या का कटे, ठीक है ना। तथा बेरोजगारी, मतलब बिना वेतन पर रोक लगाया गया। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी का कराया जा सकता है जब बात देश के हित में हो या देश के लिए हो। अब मौलिक कर्तव्य अभी हम पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे, ठीक है ना। हमारा कर्तव्य है कि हम देश के लिए कुछ करें। जब भी देश हमें आह्वान करे या देश की हमें ज़रूरत पड़े तो हम खड़े मिलें। तो इसीलिए जब देश की बात आएगी ना, तो ना तो पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हो सकता है जबरदस्ती भी तुम पे काम करवाया जाए। तब ये मत कहना ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हैं, अच्छी बात है। अब सोचो, देश पे कोई आपत्ति आ जाए हैं, और तुम कहें नहीं हमारे तो मौलिक अधिकार है, हम क्यों लड़ें? जबरदस्ती लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। अरे जबरदस्ती काम करें? नहीं करेंगे। तो जब देश ही नहीं बचेगा तो मौलिक अधिकार का करोगे क्या? अचार डालोगे? अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। अगर एज तुम्हारी 24 साल से कम है तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपकी जान को खतरा हो, या फिर कोई ऐसा काम जिससे आपको भारी भरकम नुकसान पहुँचे, ठीक है ना। अब बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे कि लोहा फैक्ट्री में, ठीक है ना, अभी लोहा फैक्ट्री हुआ, ऐसी कई चीज़ें होती हैं, आरा मशीन वगैरह, ऐसी काफ़ी फैक्ट्रियां हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। तो इसमें आप 24 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवा सकते। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता पर। कहाँ से? 25 से 28 तक। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत कारण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, ठीक है। इसके तहत सिखों को कृपाण, मतलब तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टीकी, टीकी जानते हो किसे बोलते हैं? टीका को, टीकी रखने की स्वतंत्रता। हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपने देखा हो, आप मेट्रो से लेके एरोप्लेन तक, छोटे से लेके बड़े स्तर तक आप कोई भी हथियार, धारदार हथियार नहीं ले जा सकते। परंतु जो हमारे सरदार लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उनके हमेशा एक छोटा सा चाकू मिलता है, ठीक है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं उसे लेके, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की मान्यता प्राप्त है। मुसलमान लोग अपनी दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू लोग अपने टीका लगा कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। 26 में क्या है? इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। भाई इसमें अगर नमाज पढ़ने के, अब नमाज पढ़ने का ये मतलब नहीं है जान जा तो 20 सड़क पे हनुमान चालीसा शुरू हो जाए, या 20 सड़क पे ही अल्लाह अकबर हो जाए नमाज वगैरह, ये नहीं, ये गलत है। बोला ना, हमेशा एक चीज़ याद रखो, अपने अधिकार वहीं तक हैं जो किसी दूसरे को नुकसान ना दें। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी हो रही है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
और ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब धार्मिक चीज़ों पे जैसे जो मंदिर वगैरह होते हैं, वहाँ पे चाहे पैसा आपके पास 1 लाख हो, चाहे 1 अरब हो, चाहे 1 करोड़ हो, कितना भी हो, लेकिन सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाती। अब ये देखिए, सरकारी धन पर टैक्स नहीं लगता। कहाँ पे लिए? धार्मिक कार्य के लिए। धार्मिक कार्य के लिए। ये अनुच्छेद 27 में है दोस्तों, ठीक है। ये बात 27 में कही गई। यहाँ पे PDF PPT बनाने में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ तक पढ़ने की अनुमति है, और जो यहाँ से है वो आर्टिकल 27 है। अब 28 में क्या है? सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब सरकारी धन से कोई भी संस्था अगर चल रही है तो आप वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन यार दोस्तों, याद रखना, मन में आ रहा होगा मदरसे भी चलते हैं, मदरसे भी तो सरकारी ही हैं, सरकार के पैसों से चलते हैं, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा नहीं, उनकी एक भाषा है। जैसे कि संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धार्मिक की धार्मिक शिक्षा। अब हम लोग हिंदी संस्कृत है हमारी भाषा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें अपनी भाषा का, अपनी भाषा में उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, ना कि धार्मिक के ऊपर उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। क्योंकि चलिए संस्कृत, आप संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत वाले स्कूल में जाओ तो आपको कोई चीज़ बताई थोड़ी, उनसे जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो चीज़ बताते हैं, ना कि किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि बस अब तो बस भगवत गीता पढ़ो और इसके सिवा कुछ है ही ना। नहीं, उसके सिवा कई और भी चीज़ें हैं, वेद भी हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता। तो जैसे मदरसे हैं, ऐसे जो स्कूल हैं जो एक भाषा के तौर पे चल रहे हैं, ना कि किसी धार्मिक स्रोत के आधार पर चल रहे हैं, धार्मिक बढ़ावा ना दे रहे हैं किसी को, तो ऐसी चीज़ें अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करती, ठीक है। ऐसी चीज़ें आती हैं। अब आते हैं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब अनुच्छेद 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब उनके लिए उनका हित कैसे करें, उनके लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए क्या है, किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हो। मतलब जैसे कि हम मुसलमान हैं, हमें उर्दू आती है, या हम हिंदू हैं तो हमें हिंदी नहीं, हमें संस्कृत आती है। तो अगर हम किसी शिक्षा संस्थान में जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप हमें रोक नहीं पाएंगे। हमें भाई वो सिखानी पड़ेगी, पावर है हमारे पास राइट्स हैं इस चीज़ के। हाँ, मुझे हिंदी सीखनी है, हम शिक्षा लेंगे। हमें उर्दू सीखनी है, हम मदरसे में जाके पढ़ेंगे। हमारी इच्छा है संस्कृत सीखने की, हम गुरुकुल में जाएंगे। तो अपने राइट्स ऐसे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म और भाषा के आधार पर उसे शिक्षा ग्रहण करने से आप रोक नहीं सकते। अब 30 में क्या है, इनकी शिक्षा का है भाई, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, इनकी शिक्षा का संरक्षण। अब जैसे कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, अब जैसे अल्पसंख्यक हैं, छोटी सी हैं, और हमारा समाज बहुत बड़ा है, अब वहाँ पे भाई यार शर्म लग रही है, यार कैसे शिक्षा लें, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ी टेंशन हो जाती। सरकार का टेंशन ना लो, आओ तुम अपनी शिक्षा के लिए खुद स्कूल खोल लो, पैसे हम देंगे, पैसे हम देंगे। अगर आप अल्पसंख्यक हो, आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है नहीं, और बड़े समूह में आप ले नहीं सकते, और आपका समाज एक नज़रिए से बहुत बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसको धन देगी, मतलब पैसा देगा उस संस्थान के लिए। अब जैसे कि बहुत सी ऐसी संस्थान हैं जो हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन हाँ वो नहीं खोल पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने में संकोच कर रहे हैं, तो भाई सरकार के लिए सब समान है, समानता का अधिकार सभी को है। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है तुम अपने हिसाब की खोल लो, पैसे हम देंगे। याद रखना 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है।
पैतृक संपत्ति मतलब पिता की संपत्ति 31 में ही चर्चा की गई थी, ठीक है ना। अब इसे हटा तो दिया गया, कब हटाया गया? 44 में संविधान 1978 को हटा दिया गया और क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कहाँ पे है? 300 के काम है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों क्यों आत्मा कहा था? वास्तविक ये अपने समाज को एक बचाव का आर्टिकल है, हम लोगों के एक विकास जो हम कर सकते हैं, कोई हमारा हनन ना करे, कोई हमारी बाध्य ना करे, कोई हमारे विकास में कोई रोक टोक ना करे, हमारे विचारों की स्वतंत्रता मिले। एक नए समाज के निर्माण कैसे होते हैं? अपनी सोच से, और ऐसे में कोई रोक टोक ना करे। तो इसीलिए अनुच्छेद 32, आइए देखते हैं क्या होता। मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मतलब मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाले को ही मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में कहाँ पे जा? सीधा सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। अगर सुप्रीम, जैसे आप मानो बहुत दूर हो, अब सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, क्या दिल्ली में आएंगे? नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, हो सकता है आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो आपकी कि आप यहाँ तक आ पाएँ, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अपने राज्य के एक हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है, मतलब जी रिट का मतलब है वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट आप बोलेंगे, आप देखना ऐसी इनके शब्द होते हैं कि अगर ये कुछ भी कह देना, चाहे आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे कोई भी हो, परंतु इनका बोला हुआ वचन पत्थर की लकीर होती है। अगर बदलाव करेंगे तो यही कर सकते हैं, इनकी बात नहीं टाली जा सकती सुप्रीम कोर्ट की। चलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को, जैसे कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर ले जाता है, ठीक है ना, तो उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है। चाहे आप आईपीएस हों, एसएसपी हों, डीआईजी हों, आईजी हों, डीजीपी हों, एसीपी हों, दरोगा हों, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, कोई भी हो, अगर आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा है, वो तब दोषी नहीं होता जब न्यायालय उसे दोषी करार दे देती है, उसे ठहरा देती है कि हाँ तुम दोषी हो, वो अपराधी तब कहला जाता है। उससे पहले वो अपराधी नहीं होता है। एक मुलजिम बोलते हैं ना, मुलजिम, वो होता है। अब आते हैं परमादेश। अब इसका जो शब्द देखना, अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं अब हम आदेश देते हैं, जब कोई सहकारी कर्मचारी, सरकारी, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो यह जारी किया जाता है। अब जैसे पता चला आप गए, मानते हैं आप अपने जिला स्तर के सीईओ साहब के पास गए, सीईओ साहब से कह रहे हैं सर हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, कर नहीं रहे हैं, नहीं सुन ही नहीं रहे। सर देखिए हमारे भाई को पकड़ रखा है, हमारे घर पे ऐसे दंगे फसाद कर रहे हैं, लड़ाई दंगे कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो एसडीएम साहब सुन रहे हैं, ना ही सीईओ साहब सुन रहे हैं, ना ही दरोगा जी सुन रहे हैं। सीधा एक लिखा भेज दिया, 24 घंटे में फ्लैक्स आएगा सीईओ साहब के पास। और डीएम साहब तो बहुत, मतलब डीएम साहब की तो बात ही छोड़ो, जो एसडीएम साहब और सीईओ साहब के खिलाफ जो आपने दिए थे ना, ऐसे भाग के आएंगे ना मिल्खा सिंह के पापा बन के। मिल्खा सिंह फिर भी धीमे भागा था, उससे स्पीड भागेंगे, क्योंकि जब वो आदेश देते ना तो पत्थर की लकीर समझ लो उनकी भाई। दूसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। दोस्तों याद रखना, ये चीज़ें जानने बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता है यातायात नियम के अनुसार अगर आप गाड़ी का कोई चालान काटता है तो सबसे पहला रूल वो ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए।
ना ही चौकी की होनी चाहिए, ना थाने की होनी चाहिए। आपका जो चालान कटता है, हाँ, अगर आपको कोई वैसी चीज़ें हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं, आप किसी गलती में हो, तो पकड़ तो सकते हैं, आपको रोक भी सकते हैं, परंतु वो चालान नहीं काट सकते हैं, आपका चालान नहीं काट सकते। उनके लिए यातायात में होना ज़रूरी है, ट्रैफिक पुलिस हो सकती है। अब बहुत से देखे हैं, रेलवे स्टेशन पे गए, अब हैं चपरासी, घूम रहे हैं सूट बूट में, टिकट दिखाओ, जबकि टिकट देखने का काम किसका है? टीटी का। और कभी ऐसा मिले तो बताइए, हाँ भाई बताओ किस हिसाब से तुम बोल रहे हो, टिकट चेक कराएं, टीटी हो आप? तो ये चीज़ें ना, जब आपको पता होगी हाँ ये किसके अंडर में काम आता है, ये जानना जरूरी है। अब पता चले आ जाए, बस काम किसी का कोई और रहा है, तो आपको पूछने का ये अधिकार है। और जब ऐसा काम नहीं होता ना, तो अधिकार परीक्षा जो रिट होती है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, जब उसके बारे में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हो तो। अब आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है, सीधी सी बात हो तो स्टे, ठीक है। इस रिट का अर्थ है मना करना या रोकना। इसे लोकप्रिय रूप से स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। स्टे ऑर्डर के मतलब कैसा? अब जैसे पता चला है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े क्षेत्र में, एक तो हमारा छोटा सा गांव है आसपास, ऊपर से वहाँ पे जो खाली जगह थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह पे एक फैक्ट्री खुल रही है, लेकिन फैक्ट्री हमें पता है उसका गंदा पानी, उसका धुआं, फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री खुली है जिससे हमें नुकसान होगा, हमारे समाज को नुकसान होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हैं उसके खिलाफ कि हाँ ऐसी ऐसी बातें ये हमारे प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमें बीमार करेगी, हो सकता है आने वाले समय में रोगों से हमें पीड़ित कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा उस पर स्टे लगाएगी। बस जहाँ तक पहुँचे वहीं तक रहने देना, आगे मत करना, लठ बजाएंगे बुरी तरीके से। हाँ बेटा, लठ भी बजता है, अरे न्यायालय में नहीं बजता, वो तो सब सुना देते, लठ तो बजाने वाले हैं ना। अब आओ उत्प्रेषण पे। यह रिट किसी निर्णय या आदेश की घोषणा के बाद, जैसे किसी का निर्णय हो गया, किसी ने आदेश कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट है, मतलब निचले स्तर पे किसी ने आदेश दिया। जैसे आपको पता है बहुत से केस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाते हैं, तो फिर क्या होता, उसके जो ऊपरी न्यायालय होता है हाई कोर्ट, तो फिर वहाँ पे दर्ज कर देते हैं। अब पता चले यहाँ पे तो तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें बंदी बना लिया, पता चला वहाँ पे भी तुम छूट गए, वहाँ पे भी छूट गए, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो आपका लिया हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, ठीक है ना। तो ये रिट इसी के लिए होती है, क्योंकि इसका उपयोग किसी अवर न्यायालय या किसी प्राधिकारी समावेशी प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। अब कोई भी नीचे स्तर पर कोई अगर कोई ऐसी गलती कर देता है हो का किसी कारणवश, यहाँ उसे संतुष्टि नहीं है, तो वो अपर लेवल पे जाके, उच्च न्यायालय में जाके वो ये बात कह सकता है कि हाँ हाई कोर्ट का ये फैसला है और हमें ये सुना है, लेकिन हमें इससे संतुष्टि नहीं है, तो उसकी जांच फिर सुप्रीम कोर्ट करती है। और फिर उसके हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हो गया, तो याद रखना उस केस को भारत के किसी भी न्यायालय में आप दर्ज नहीं करवा सकते, इनका फैसला अटल होता है। चलिए अब आर्टिकल 33 क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। 33 के हिसाब से क्या होता है? अब जैसे पता है देश पे कोई संकट चल रहा है, देश पे कोई संकट चल रहा है, अब संसद है, सेना, गुप्तचर के जो उनके मूल अधिकार है ना, उन्हें सीमित कर सकती है, सीमित कर सकती है, लेकिन निलंबन नहीं कर सकती, सीमित कर सकती है। 34 में क्या बोलता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मतलब मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ जानते हो कैसे कहते हैं? अरे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन इसे कहते हैं। किसी राज्य में भी लगा सकते हैं। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का अलग न्यायालय होता है, ठीक है ना, जो उनका न्यायालय तो उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल। जैसे जब वो सज़ा सुनाती हैं या उनकी सेना में जो कोर्ट होता है उनके जज वहीं होते हैं,
वही अधिकारी, उनके वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है ना। सबसे कठोर मार्शल लॉ कौन सा है? AFSPA, अप्सपा। इसका पूरा नाम क्या है? एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। सबसे खतरनाक और सबसे कठोर जल्लाद टाइप। अब अनुच्छेद 35 क्या बोलता है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा, मतलब मूल अधिकार के जो कानून हैं, जो राइट्स हैं, उसके बारे में चर्चा है। चलिए आइए, अब लास्ट जो 2-3 हैं ये काफ़ी बार आ चुके हैं, तो इसीलिए बता रहा मैं। देखिए आर्टिकल जो 14, 20, 21, 21 का ए, 23, 24, 25 और 28, ये भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए ये लागू होते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिक पे लागू होते हैं, केवल भारतीयों के लिए, वो कौन से हैं? 15, 16, 19 और 29 और 30। मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद करती है स्थायी रूप से। मूल अधिकार का रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है, अब आप जाएंगे तो कौन से आर्टिकल के तहत? 32। जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 226, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? और अगर कुछ रह गया हो तो आप बताइए ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, बस खोला देखा चले गए। सब्सक्राइब भी कर लिया करो। जय हिंद।